Let's talk about salary in Germany. नमस्कार दोस्तों, मैं अजय बामल नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो मुझे लगता है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उनके लिए जो नए नए जर्मनी आए हैं या उनके लिए जो जर्मनी आना चाहते हैं। वो है कि जर्मनी में सैलरी कितनी काफ़ी है या जर्मनी में इन जनरल सैलरी कितनी मिलती है। जर्मनी में सैलरी के बारे में बात करने से पहले अपन ये क्लियर कर लेते हैं कि सैलरी को लेके मिसकंसेप्शन क्या क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इंडिया से आते हैं तो शुरू में हो सकता है कि यहाँ की सैलरी जब आप नंबर सुनते हैं तो आपको लगे कि ओह ये तो काफ़ी अच्छी सैलरी है, तो वो कन्फ्यूज़न अपन दूर कर लेते हैं। पहला कन्फ्यूज़न लोगों को ये होता है कि जर्मनी में सैलरी बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, जर्मनी में सैलरी अगर आप कंपेयर करेंगे यूएस से तो सैलरी उतनी ज़्यादा उतनी हाई नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जर्मनी में आपके दूसरे एक्सपेंसेस भी यूएस के कंपैरिजन में कम है। दूसरा कन्फ्यूज़न ये है कि जब आप सैलरी सुनते हैं तो आप उसे तुरंत कैलकुलेट कर लेते हैं इंडियन करेंसी में, जो कि मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा कम लॉजिकल लगता है, क्योंकि जब यहाँ आपके एक्सपेंसेस यूरोज़ में हैं तो आप उस सैलरी को अगर इंडियन करेंसी में कैलकुलेट कर भी ले वो उतनी हेल्प करेगा नहीं यहाँ, क्योंकि आपके खर्चे और आपकी कमाई दोनों ही यूरोज़ में है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए कि किसी की सैलरी है साल का 60,000 यूरो, यानी कि महीने का हो गया 5,000 यूरो। तो अगर आप 5,000 यूरोज़ को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो मोटा मोटा हो जाता है लगभग 4 लाख से 4.5 लाख रुपया इंडियन करेंसी में। तीसरी कन्फ्यूज़न ये है, और या मुझे ऐसा लगता है कि जिस पर हम लोग बहुत ध्यान नहीं देते, वो ये है कि जब आप जर्मनी में सैलरी नेगोशिएट करते हैं या जर्मनी में सैलरी किसी से डिस्कस करते हैं जॉब लेते वक्त, तो आप ये फैक्टर ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि जर्मनी का टैक्स स्ट्रक्चर बहुत अलग है और जर्मनी में टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा है। 35% से लेकर 48% तक आपकी सैलरी डिडक्ट हो सकती है, जिसमें कि टैक्सेस के साथ साथ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी आएंगे। पर पॉइंट ये है कि अगर आपको, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी को 60,000 यूरो मिलता है साल का और महीने का 5,000 यूरो मिलता है, तो उस केस में ऐसा नहीं है कि 5,000 यूरो आपके अकाउंट में आएंगी। ऑन पेपर आपको 5,000 यूरोज़ मिलते हैं। जब आपकी सैलरी से इनकम टैक्स डिडक्ट किया जाएगा, जब आपकी सैलरी से सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, इंश्योरेंस डिडक्ट कर लिया जाएगा, उसके बाद आपके हाथ में जो सैलरी आएगी वो मोटा मोटा 52% से लेके 60-65% तक आएगी। तो ऐसे में ये ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है कि जब आप सैलरी नेगोशिएट करें कि आफ्टर टैक्स सैलरी आपके पास कितनी आती है। अब अपन वापस जाते हैं अपने उसी एग्जांपल पे कि जहाँ मैंने कहा कि इंडियन करेंसी में सैलरी को कन्वर्ट करना उतना लॉजिकल नहीं है। इस केस में मान लीजिए किसी को 5,000 यूरोज़ मिलते हैं और मैं उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूँ, मैं 80 का रेट भी पकड़ के चलूँ, यूरो टू इंडियन रुपी, 80 के रेट के हिसाब से भी आपको 4 लाख रुपया मिला। लेकिन जैसे ही आप टैक्स डिडक्ट करते हैं और मान लीजिए टैक्सेस के बाद आपके पास सिर्फ 60% सैलरी आपके अकाउंट में आई, तो 4 लाख का 60% यानी कि 2,40,000 आपके अकाउंट में आता है। तो ऐसे में इंडियन करेंसी में सैलरी को कंपेयर करना कहीं भी लॉजिकल नहीं है। उसके अलावा यहाँ जो आपके एक्सपेंसेस भी होंगे वो यूरोज़ में हैं और वो इंडिया से काफ़ी अलग है। एग्जाम्पल के तौर पर जब आप यहाँ घर ढूंढते हैं, आप अपार्टमेंट भी लेते हैं, अगर एक 2 BHK अपार्टमेंट लेते हैं तो ऑन एन एवरेज आपका 1,000 यूरो से 1,200 यूरो तक लग जाता है। ऑफकोर्स ये आंकड़े बदल जाते हैं इस बात पर कि आप वो घर बर्लिन में ढूंढते हैं या साउथ जर्मनी में कहीं ढूंढते हैं या ऊपर हैम्बुर्ग में ढूंढते हैं, यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ डुसेल्डॉर्फ में ढूंढते हैं। लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज आप मानकर चलिए कि 1,000 से 1,200 यूरो तक आपका घर में चला जाता है। और उसे अगर मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूँ तो आपका लगभग 1 लाख रुपया सिर्फ घर के रेंट में चला गया। तो सैलरी को लेकर जब आप किसी से नेगोशिएट करें तो ये फैक्टर ज़रूर ध्यान रखना दोस्तों कि एक तो यहाँ सैलरी यूएस जितनी हाई नहीं है, दूसरा सैलरी में जो टैक्सेस हैं वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को मिलाकर, तो वो कंसीडर करना, और तीसरा इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके आप जब यहाँ अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग प्लान करेंगे तो वो कहीं ना कहीं फिट बैठता नहीं है, तो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना उतना लॉजिकल नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात भी ध्यान रखने लायक है कि यूरोप में जर्मनी इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ जहाँ पे आप सैलरी अच्छी खासी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट जो जर्मनी के पड़ोसी देश हैं, वो फ्रांस हो सकता है, बेल्जियम हो सकता है, वो सारे पड़ोसी देशों से जर्मनी में आपको 10% सैलरी
कहीं ना कहीं ज़्यादा ही मिलती है। अब अपन बात करते हैं कि जर्मनी में सैलरी कितनी काफ़ी है, कि कितनी सैलरी में मेरा काम चल जाएगा या कितनी सैलरी मुझे कोट करनी चाहिए। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ तो जब शुरू में मैंने ये सवाल यहाँ पूछा तो एक तो जर्मनी में लोग सैलरी डिस्कस करते नहीं है, इट्स अ वेरी प्राइवेट थिंग, जो कि अच्छी बात है, लेकिन फिर आपको वो हिंट, आपको आइडिया मिलता नहीं। जब मैंने ग्रुप्स में भी पूछा तो लोगों ने कहा वी डोंट टॉक अबाउट सैलरी हियर। तो ऐसे में एक रफ एस्टिमेट होना बड़ा हेल्पफुल होगा अगर आपको पता हो कि जर्मनी में कितनी सैलरी के लिए आपको नेगोशिएट कर लेना चाहिए या कितनी सैलरी आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए। जर्मनी में जो रिसर्च है, जो आंकड़े हैं वो ये दिखाते हैं, स्टेपस्टोन की रिसर्च के हिसाब से 2021 में जो एवरेज ग्रॉस सैलरी है जर्मनी में वो 57,000 यूरो पर ईयर के आसपास है। तो अगर आप 57,000 यूरो से ऊपर कमाते हैं तो आप कहीं ना कहीं जर्मनी की जो एवरेज सैलरी है उससे ऊपर ही कमाते हैं। एक और रिसर्च के हिसाब से जर्मनी के जो टॉप 10% सैलरी टेकर हैं वो कहीं ना कहीं इन आंकड़ों में फिट बैठते हैं। अगर आप सिंगल हैं और अगर आप महीने का 3,500 यूरो से ऊपर कमाते हैं, यानी कि आपने जस्ट जॉब ज्वाइन किया और आप महीने का 3,500 यूरो से ऊपर कमाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं जर्मनी के टॉप 10% अर्निंग वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, यानी कि कपल हैं और आपका कोई बच्चा नहीं है अभी, यू डोंट हैव एनी किड्स, तो उस केस में अगर आप 5,500 यूरो से ऊपर कमाते हैं तो आप जर्मनी के टॉप 10% अर्निंग सैलरी होल्डर में आ जाते हैं। अगर आपके 2 बच्चे हैं और दोनों ही 14 साल से छोटे हैं तो उस केस में अगर आप 7,000 7,500 यूरो से ऊपर कमाते हैं तो भी आप जर्मनी के टॉप 10% अर्निंग सैलरी होल्डर्स में आ जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि जर्मनी में क्योंकि सैलरी कम है तो ऐसे में ये जानना भी इम्पॉर्टेंट है कि कितनी सैलरी हमारे लिए काफ़ी है। मेरी पर्सनल राय अगर आप मांगे तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर आप फ्रेशर हैं, यानी कि अपना करियर अभी नया शुरू करने वाले हैं, तो अगर आपको साल का 45,000 से 50,000 मिलता है, दैट मीन्स दैट इफ़ यू अर्न बिटवीन 45,000 to 50,000 यूरोस पर ईयर, तो वो काफ़ी डिसेंट सैलरी है एक स्टार्टर, एक फ्रेशर के लिए, या जिसको सिर्फ 1 से 2 साल का ही एक्सपीरियंस है। अगर आपको ऑलरेडी 6-7 साल का एक्सपीरियंस है और आपकी फैमिली है तो ऐसे में जो सैलरी आप यहाँ डिसेंट सैलरी मान सकते हैं वो है लगभग 75,000 यूरोस या उससे ऊपर। अगर कोई आपको 1 लाख से ऊपर देता है तो परफेक्ट, 1.5 लाख देता है तो और भी अच्छा, लेकिन हाँ एक डिसेंट सैलरी फैमिली के लिए जो है वो 75,000 के आसपास है, 75,000 यूरोस के आसपास है, और सिंगल के लिए वही आंकड़ा कहीं ना कहीं 4,000 यूरो के आसपास फिट बैठता है। सैलरी के अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों जो ध्यान रखने की, वो ये कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो जर्मनी में है, भले ही सैलरी यूएस के बराबर उतनी हाई ना हो पर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो काफ़ी बेटर है, क्योंकि जैसे ही आपको सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं और आपका जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो सारा जो आपके टैक्सेस के साथ कवर होता है, उसके बाद आपकी ये एक्सपेंसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और आप एक एवरेज डिसेंट सैलरी के साथ भी काफ़ी हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो में मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपसे शेयर किया सैलरी को लेकर। आपका कोई एक्सपीरियंस हो या आपके कोई क्वेश्चंस हो, डू लेट मी नो। मैं अजय बामल अब विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे, बाय बाय।